हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला अध्याय है 10वीं क्लास का गणित का। देखिए, वास्तविक संख्या पहला अध्याय है आपका, वास्तविक संख्या। उसमें हम पढ़ेंगे लसअप ज्ञात करना, मसअप ज्ञात करना और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो देखिए आपके एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या में छोटी से छोटी घात लेनी है, उसमें छोटी छोटी घात देखनी है और कॉमन संख्या यानी उस सब में होनी चाहिए, वही संख्या लेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए बड़ी से बड़ी घात चाहिए और सभी संख्या लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि छोटी छोटी घात हो और कॉमन संख्या निकल जाए तो एचसीएफ आ जाएगा, और बड़ी से बड़ी घात और सभी संख्या आए तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। फ्रेंड, आगे देखिए, आपका पहला सवाल है कि निम्न संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो आपकी ये कोई संख्या दी है 54 और 336, इसका आपका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना। आपके परीक्षा में पूछता है कि सिर्फ एचसीएफ निकालो या सिर्फ एलसीएम। हम दोनों एक साथ देख रहे हैं कि आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ देख रहे हैं। परीक्षा में अलग अलग पूछते हैं, या तो एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। तो देखो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करने हैं। तो देखो आपके 54 है, तो 54 के देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करेंगे। तो देखो 54 में पहले 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का। अब 2 का भाग का मतलब होता है 54 के आधा करना। 54 के आधे कितने होते हैं? 27। फिर देखो 27 में किसका भाग जा रहा है? 3 के पाड़े में आ रहा है, 3 का भाग जाएगा। 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े। अब आपके 336 के टुकड़े करने। 336 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े। अब देखो इसमें भी देखो 2 का भाग देंगे। अब देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का, 5 का। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि भाजकता का नियम पता होना चाहिए। अब देखो अगर भाजकता का नियम हमें पता है कि पीछे 0 0 2 4 6 8 आए तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर आपको भाजकता का नियम नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो में देखें, इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसमें देखें। तो देखो आपको 2 का भाग देंगे इसमें 336 में। तो देखो 336 के आधे कितने हुए? 300 के आधे होते हैं 150 और 36 के आधे होते हैं 18, तो 168 हुए। समझ में आया? ऐसे नहीं तो आपको यहाँ तो आधा कर लो। यहाँ देखो 2 का भाग 3 में जाता है 1 बार, फिर 6 बचा 1 13 में जाता है 6 बार, 6 बचा 1 18 में जाता है, मतलब 16 में जाता है 8 बार। यानी 336 के आधे कितने हुए? 168। अब वापस देखो पीछे 8 आया, यानी 2 का भाग जाएगा। देखो 2 का भाग का मतलब क्या? 168 के आधे। अब देखो 2 का भाग इस 16 में कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार। अब देखो 84 आया, 84 में भी 2 का भाग जाता है पूरा पूरा। 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार। अभी भी देखो 2 का भाग जा रहा है। 42 के आधे कितने होते हैं? 21। 4 का भाग 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 2 में गया 1 बार। अब देखो आपका 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 21 में गया 7 बार, और 7 का भाग 7 में गया 1 बार। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो हमें पूछा एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो हमने पहले लिया था आपका 54, पहले लिया था हमने 54 के टुकड़े क्या आए आपके? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमने लिया था 336। देखो इसके टुकड़े क्या आए? देखो इसके तो आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके टुकड़े क्या आएंगे? देखो इसके टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार आया? 4 बार। फिर आया आपका 3, और फिर आया आपका 7। ठीक है, तो देखो अब इसमें 2 कितनी बार आया? 54 में सिर्फ 1 बार, तो 2 की घात 1 इंटू देखो 3 कितनी बार आया? 3 बार, यानी 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3। अब देखो इसमें देखो आपके 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो आपके 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो इसकी घात 1, और 7 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, तो देखो ये हो गया इसके मतलब घात के रूप में लिखा इसको। अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकाल, पहले लिखा है एचसीएफ। तो देखो अभी हमने लिखा था पहले कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी देखो छोटी से छोटी घात, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो छोटी घात वाला कौन सा है? आपको देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है 2 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन छोटी घात वाला कौन सा है? 2 की घात 1।
देखो ऐसे में बड़ा छोटी से छोटी घात लेनी है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। छोटी घात वाला कौन सा है? 3 की घात 1। और फिर हमने पढ़ा था कॉमन संख्या, यानी दोनों में होना चाहिए। तो देखो 2 दोनों में था, इसलिए छोटी घात वाला लिया। 3 भी दोनों में, तो छोटी घात वाला लिया। लेकिन 7 क्या दोनों में है क्या? दोनों में नहीं तो नहीं लेना है। अगर दोनों में हो तो ही लेना है। यानी छोटी से छोटी घात लेनी है, कॉमन संख्या लेनी है, यानी दोनों में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो 2 की घात 1 का मतलब क्या? 2 ही होता है। 3 की घात 2 का 3 की घात 1 का भी मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। और 2 का गुणा 3 से किया तो 6। तो आपका एचसीएफ कितना आया? 6। अगर परीक्षा में पूछे कि इन दो संख्या सिर्फ एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा इसका? 6। अगर पूछे कि एलसीएम निकाले तो देखो आप भले एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे तो टुकड़े तो आपको ऐसे कैसे करने पड़ेंगे? सेम गुणनखंड। फिर बाद में देखना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना कैसे है। ये तो प्रोसेस सेम ही होगा। तो एलसीएम में देखो, एलसीएम में देखो, एलसीएम में अभी हमने पढ़ा था कि बड़ी से बड़ी घात लेनी है और सारी संख्या लेनी है। तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आपको एक बार लेना है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन बड़ी घात कौन सा? बड़ी से बड़ी घात लेनी है, यानी 2 की घात 4। 2 की घात 4 इंटू, अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, लेकिन एलसीएम में बड़ी घात लेनी है। 3 की घात कितनी होगी? 3 इंटू, देखो अब सारी संख्या लेनी है। 7 एक बार है तो 7 भी लेंगे, 7 की घात 1। समझ में आया? एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लेनी, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ, तो बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 4। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 3 की घात बड़ी कौन सी है? 3 की घात 3। और सारी संख्या लेनी, यानी 7 है तो 7 भी लेना। अब देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या था? 2 को 4 बार गुणा करो तो कितना था? 16 इंटू 3 की घात 3 का मतलब क्या होता? 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 27 इंटू आपका 7 इंटू कितना है? 7 की घात 1 क्या है? 7। अब इन सब का करना है गुणा। गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3024। कितना आएगा? 3024। तो समझ में आया? ये तो आपका एचसीएफ आ गया और ये आपका एलसीएम। एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया आपका 3024। दूसरा सवाल है कि देखो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 6, 72 और 120, इसका क्या निकालना? एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करेंगे अलग अलग। तो देखो 6 के टुकड़े करेंगे पहले। 6 के टुकड़े देखो क्या आ जाएंगे? 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 का भाग 3 में गया 1 बार। फिर देखो आपके 72 के टुकड़े करेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 72 के टुकड़े करेंगे। तो देखो 72 में देखो 2 का भाग देंगे। अब 72 में 2 का भाग क्या है? मतलब इसका आधा करना। 72 का आधे कितने होते हैं? 36। आप इस 2 का भाग देंगे, यानी 36 के आधे कितने होते हैं? आपके 18। आप इस 2 का भाग देंगे, 18 के आधे 9। फिर आपका 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और 3 का भाग 3 में गया 1 बार। फिर है आपका 120। 120 इसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े करेंगे। देखो 2 का भाग देंगे 120 में। 120 में 2 का भाग देंगे, 120 का आधा कितना होता है? 60। 60 में 2 का भाग देंगे, 60 का आधा 30। 30 में 2 का भाग देंगे, 30 का आधा 15। और 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े कर लिए, यानी हमने गुणनखंड कर लिए तीनों का अलग अलग। अब देखो, अब आपका 6, ये आपका 6, तो 6 के टुकड़े क्या है? 2 गुणा 3। 6 के टुकड़े क्या है? 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। फिर देखो आपके 72। 72 के टुकड़े क्या है? 72 के टुकड़े आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 72 के टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। फिर आपके 120। 120 के टुकड़े, 120 के टुकड़े क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आपका 3 गुणा 5। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, ये आपके इसके टुकड़े आ गए, यानी गुणनखंड आ गए। अब देखो ये तो सेम। अब यहाँ देखना, देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की घात 2। यहाँ भी देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 की घात 3। फिर देखो 3 एक बार आया और 5 भी एक बार आया। अब देखो आपको एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ में आपको तीनों में देखना है, इसमें इसमें इसमें। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि छोटी से छोटी घात लेनी है और कॉमन संख्या, यानी तीनों में होना चाहिए।
तो देखो तीनों में, देखो दो तीनों में आ रहा है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, यानी छोटी से छोटी घात लेनी दो की। तो देखो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ कितनी है 1, तो कौन सी लेंगे छोटी घात, 2 की घात 1। फिर देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 की छोटी से छोटी घात लेनी है। तीनों में 3 दिख रहा है, देखो 3 की घात 1 यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 की घात क्या लेंगे, मतलब यहाँ आपकी 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है और 3 की घात 1, तो क्या लेंगे 3 की घात 1, 3 की घात 1। फिर देखो 5 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेना है। तो देखो छोटी से छोटी घात लेनी है और कॉमन यानी तीनों में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। तो इसका एचसीएफ कितना है आपके 6। अब देखो एलसीएम, तो देखो एलसीएम में क्या करना है, बड़ी से बड़ी घात लेनी है और सारी संख्या लेनी है। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ, तीनों में 2 है, तो बड़ी घात वाला कौन सा 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3। फिर देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ 3, तो देखो तीनों में 3 है, तो बड़ी घात वाला कौन सा है, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2। फिर देखो आपका 5 यानी सभी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी घात और सारी संख्या, तो 5 है तो 5 भी लेंगे, 5 की घात 1। अब देखो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 होता है। फिर देखो 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 कितने हुए 9, इंटू देखो 5 आपका कितना है 5, 5 की घात 1 कितना होता है 5। अब देखो इस 8 का गुणा 5 से किया, इस 8 का गुणा 5 से किया तो ये होता है 40, 8 गुणा 5 कितना होता है 40, और 40 का गुणा 9 से करेंगे यानी 4 का गुणा 9 से किया तो 36 यानी 360 कितने हुए 360। तो आपका इस तीनों संख्या का एचसीएफ तो आया 6 और एलसीएम कितना आया तीनों का 360। स्टूडेंट देखिए आपका तीसरा सवाल है कि निम्न संख्या का अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो तीसरा सवाल है 8, 9 और 25 का आपको तीनों का मतलब तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करेंगे, पहले 8 के, तो देखो 8 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। फिर देखो आपका 9 है, 9 के टुकड़े क्या होंगे, 9 में किसका भाग जाता है 3 का भाग, 3 का भाग जाता है 3 बार और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार। फिर आपका 25, 25 में किसका भाग जाएगा 5 का, और 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार। तो देखो इन तीनों के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड यहाँ टुकड़े कर दिए। अब देखो यहाँ आपका 8 था, 8 के टुकड़े क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की घात 3। फिर देखो आपके 9 के टुकड़े क्या है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 यानी 3 कितनी बार आए 2 बार, तो 3 की घात 2। फिर हमने लिया था 25, 25 तो 25 के टुकड़े क्या है 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 2 बार आया तो 5 की घात 2। ठीक है, ये हमारे टुकड़े आए। अब आपको निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ का नियम क्या है कि सब में होना चाहिए छोटी घात, क्या 2 सब में है क्या, नहीं है, 3 भी नहीं है 5 भी नहीं, यानी इसमें कोई कॉमन संख्या आ ही नहीं रहा। तो देखो एचसीएफ में नियम क्या कि छोटी से छोटी घात लेनी और तीनों में होना चाहिए। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, क्या इसके गुणे में 1 लिख सकते हैं, सबके गुणे में 1, सबके गुणे में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका सबका 1 से गुणा करेंगे, 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 9 और 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके कोई कॉमन नहीं आए, अगर एचसीएफ में अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो आपका 1 कॉमन आएगा, कितना आएगा 1। तो अब इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। अगर कुछ कॉमन नहीं आए तो एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। अब देखो आपका एलसीएम निकालना, एलसीएम में क्या करना है, कॉमन है कोई जरूरी नहीं, सभी संख्या लेनी है, 2 की घात 3 लेनी है, 3 की घात 2 लेनी है, 5 की घात 2। तो देखो सभी संख्या लेनी है, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, 2 की घात 3 कितना 8, 3 की घात 2 9 और ये आपका 25, ये कितना हो गया 25। यानी अगर ऐसी कोई संख्या हो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आए तो एचसीएफ तो आपका हमेशा 1 आएगा। अगर एलसीएम निकालना हो तो इन तीनों का आपस में गुणा कर लो,
अगर कोई ऐसी संख्या जिसमें कोई कॉमन नहीं आए तो आपका एचसीएफ तो हमेशा एक ही आएगा। और एलसीएम निकालना, तीनों का गुणा कर लो आपस में तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आई ना वापिस यही संख्या। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, इस 8 का गुणा 25 से किया। अब देखो 8 का गुणा 25 से करें तो 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200। और 200 का गुणा 900 करेंगे तो 1800। कितने हो जाएंगे? 1800। देखो 8 का गुणा 25 से करते हैं, कितने होते हैं? 200। और 200 का गुणा 9 से किया तो आपका 1800। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 1800। एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। देखिए आपके किताब में एक सवाल दिया हुआ है कि आपका एचसीएफ 306 और 757, इन दोनों का एचसीएफ 9 है, 9 दिया हुआ है। आपको इन दो संख्या का एलसीएम निकालना है। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या और क्या ज्ञात करना। तो आपको पहले देखना दिया हुआ है, दिया है। तो देखो दिया हुआ है आपके दो संख्या है, दो संख्या है। तो देखो आपके दो संख्याएं हैं, देखो 306, एक तो है आपकी 306 और एक है आपकी 757। तो देखो आपके पास दो संख्या है 306 और 757। फिर देखो आपको दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। आपको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। यानी इस सवाल में आपको समझना है कि दिया हुआ है क्या और क्या आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास दो संख्या दी हुई है, ये क्या है? दो संख्या है और आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना। तो देखो हमारे पास एक सूत्र है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक सूत्र है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल, बराबर दो संख्या का गुणनफल यानी गुणा। ठीक है, देखो आपका एक ये सूत्र है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यहाँ दो संख्या का गुणनफल यानी दो संख्या का गुणा करना। तो देखो मान रखेंगे एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम का तो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दिया हुआ? 9 बराबर दो संख्या गुणनफल, यानी दो संख्या कौन सी दी हुई है? 306 इंटू 757। अब देखो ये 9 आपके गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो एलसीएम यह आ जाएगा आपका 306 इंटू 757 और ये 9 आपके गुणे में था, उस साइड भेजेंगे तो आपके भाग में चला जाएगा। तो देखो एलसीएम, यानी देखो अब देखो 9 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, किसी एक में 9 का भाग देना है फिर गुणा कर लेना। तो देखो 9 का भाग दिया, मान लो इसमें दिया, देखो 9 का भाग 30 में जाता है आपका 3 बार, 3 बार 9 का भाग 30 में, यानी 9 3 27, यानी 3 बार गया, पीछे 3 बचा, उत्तर 6 तो 36 में जाता है 4 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 34 इंटू 757। अब 34 का गुणा 757 से करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा आपका, देखो 34 का गुणा 757 से किया तो आपका आया 22,338। तो आपका कितना है? 22,338। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 22,338। देखिए आपका एक सवाल दिया हुआ है कि यदि पहली संख्या यानी कोई भी पहली संख्या दी है 404 एवं एचसीएफ दिया हुआ है 4 और एलसीएम दिया है 96 यानी 9,796। अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमें पहले आपका सूत्र पता होना चाहिए कि सूत्र है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्या गुणनफल, यहाँ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखो एलसीएम जो दिया हुआ वो मान रख लेंगे, जो नहीं दिया हुआ आ जाएगा। तो देखो एलसीएम कितना दिया हुआ आपका? 96 इंटू एचसीएफ कितना है आपका? 4 बराबर पहली संख्या क्या है? 404 इंटू आपकी दूसरी संख्या। तो देखो इस साइड आपका 96 इंटू 4। अब देखो ये 404, देखो इस साइड में आपके 404 है प्लस के, इस साइड भेजेंगे तो मतलब ये गुणे में 404 कहाँ है? गुणे में, इस साइड कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा आपका, बराबर दूसरी संख्या। तो देखो इस 4 का भाग जा रहा है 404 में 101 बार, इस 4 को 404 से काटा तो 4 का भाग 4 में गया 1 बार और इसमें गया 101 बार। अब 101 का भाग 96 में देना आपको।
तो देखो इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे। 101 का भाग 96 में दिया तो आपका 96 बार आया। कितनी बार आया? 96। तो इसका आंसर कितना आया? 96 बराबर दूसरी संख्या। अतः दूसरी संख्या आपके 96 होगी। यानी आपकी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 96। और पहली संख्या आपके 404। यहाँ भले आपके एस शेप दिया हो या एलसीएम पूछा हो, भले कुछ भी, तो इस एक ही सूत्र ध्यान रखना आपको। ये इस सूत्र में मान रखे कोई भी आंसर निकाल सकते हैं तीनों। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका ये सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि 7√5। अब इसको आपको सिद्ध करके बताना कि यह अपरिमेय संख्या ही है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो आपको पहले मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको देखो कोई भी संख्या दो दिया हुआ है या ऐसा सवाल पूछा था, हमेशा इसको a/b के बराबर लिखना है। यानी 7√5 को किसके बराबर लिखेंगे? a/b, यानी परिमेय के रूप में लिखे। परिमेय होता है ना p/q, तो ऐसे कैसे इसको लिखते हैं? a/b। जहां देखो, जहां आपका इसका एस शेप कितना होता है? a और b का एस शेप होता है 1। अब इसका एक एस शेप क्यों होता है? क्योंकि ये सअभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सअभाज्य। a एवं b सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का एस शेप 1 होता है। तो आपको देखो कोई भी संख्या उसके बराबर में लिखना a/b, और जहाँ एस शेप होता है a b का 1, क्योंकि a b आपकी सअभाज्य संख्या। अब आपको क्या करना है? परिमेय को एक साइड करना, अपरिमेय को एक साइड। आपको पता है 7 तो परिमेय संख्या है और √5 आपको पता है अपरिमेय संख्या। तो 7 परिमेय, तो उसको उस साइड भेज देंगे। तो देखिए ये गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर a/7b, a/7b। देखो परिमेय एक साइड हो गई, ये सारी परिमेय और ये आपकी अपरिमेय। अतः ये, अब देखो ये आपकी अपरिमेय है, ये आपकी परिमेय। तो क्या परिमेय और अपरिमेय क्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये आपकी है अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। देखो इस साइड आपकी परिमेय, इस साइड आपकी अपरिमेय, क्या दोनों बराबर नहीं हो सकती ना? अतः ये विरोधाभासी कथन है। अतः ये विरोधाभासी कथन है। तथा ये विरोधाभासी कथन है। हमारी परिकल्पना गलत हो गई, हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको ध्यान देना, इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल आने की ज़्यादा संभावना, क्योंकि 2-3 साल हो गए यहाँ से सवाल नहीं आया 2 नंबर का। इस बार 2 नंबर का यहाँ से सवाल आ सकता है कि देखो आपको कोई भी सवाल दिया उसको परिमेय मानना है, a/b के बराबर लिखना है। फिर आपको क्या करना? परिमेय एक साइड करना है, अपरिमेय एक साइड करना। तो परिमेय हमने एक साइड की और अपरिमेय एक साइड। देखो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, यानी नॉट इक्वल टू। तो ये विरोधाभासी कथन हो गया, यानी हमने जो परिकल्पना की वो गलत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ तक करना, ये सेम स्टेप करना, भले कैसा भी सवाल आए, तरीका आपको यही रखना है, क्योंकि इस साल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में ये सवाल। आगे देखिए आपका सवाल दिया हुआ 1/√2। आपका क्या दिया हुआ? 1/√2। तो देखो माना 1/√2 आपके एक परिमेय संख्या है। क्या माना? ये परिमेय संख्या है। जहाँ आपको पता है आपको सेम लिखना है, एस शेप 1 होता है इसका। अब आपको इसको किसके बराबर लिखना है? 1/√2 को लिखना है a/b, यानी कोई भी संख्या उसको किसके बराबर लिखना है? a/b के, यानी परिमेय के रूप में। अब देखो, अब इसको उलट दो, तो ये 1 उलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा √2 बराबर ये हो जाएगा b/a। इसको उलटेंगे, देखो अपरिमेय एक साइड आ गया और परिमेय एक साइड। इसको उल्टा किया
तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा रूट 2 बराबर b बटा a, यानी अपरिमेय बराबर बराबर नहीं है ना, आपको पता है परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर नहीं है। फिर सब में यही लाइन लिखनी है, ये विरोधाभासी कथन है, हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए ये सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे ये आपका सवाल दिया हुआ है 5 - √3। तो देखो माना 5 - √3, 5 - √3 एक परिमेय संख्या, इसको क्या मानना आपको, परिमेय संख्या। जहाँ इसका एचसीएफ आपको एक होता है, ये ए बी आपकी सहभाज्य संख्या। आपको पता है इसको किसके बराबर लिखना है, 5 - √3 बराबर a बटा b। किसके बराबर लिखेंगे, a बटा b। अब आपको क्या करना, परिमेय एक साइड करना है और अपरिमेय एक साइड करना है। तो देखो ये आपका 5 है, ठीक है। अब देखो ये a बटा b है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का इस साइड आएगा तो आपका माइनस का, तो a बटा b बराबर ये √3 आपका प्लस का है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब आपको करना लसअप, अब आपको लसअप करना है। तो देखिए अब इसका गुणा 1 का गुणा b से किया, लसअप कैसे करते हैं, देखो 1 का गुणा b से किया तो b, अभी b का गुणा तिरछा करेंगे 5 का, b का गुणा 5 से किया तो 5b माइनस 1 का गुणा a से किया तो a बराबर √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √3 बराबर हो जाएगा 5b माइनस a बटा b। ध्यान देखो आपकी अपरिमेय एक साइड कर दी और परिमेय एक साइड, यानी ये आपकी √3 तो आपको पता है अपरिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकलता या रूट के बाहर नहीं निकलता, और ये आपकी परिमेय। तो देखो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, यानी दोनों बराबर नहीं हो सकता, अतः ये विरोधाभासी कथन हो गया, हमारी परिकल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इस साल ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से सवाल आए, तो आपको बस ये स्टेप ध्यान रखना, सब में सेम है। आपको क्या करना, परिमेय एक साइड करना, अपरिमेय एक साइड। हमेशा शुरुआत में आपको a बटा b के बराबर लिखना कोई भी संख्या को, फिर परिमेय को एक साइड करना, अपरिमेय को एक साइड करना, और सेम टू सेम ऐसा करना। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका सवाल दिया हुआ है कि 3 + 2 √5, यानी माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको आपको किसके बराबर लिखना है, 3 + 2 √5 बराबर लिखना है आपको a बटा b, जहाँ a b का एचसीएफ होता है एक, a b आपकी सहभाज्य संख्या है। फिर आपको क्या करना है, परिमेय एक साइड करना है, अपरिमेय एक साइड। तो देखो ये आपकी 2 √5 बराबर में आपका a बटा b। अब ये 3 आपका परिमेय, परिमेय को परिमेय के साइड भेजेंगे, तो 3 को भेजा उस साइड, ये प्लस का उस साइड गया तो आपका माइनस का, ये 3 आपका उस साइड गया तो माइनस का। 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। ये आपका 2 √5 बराबर। अब देखो अब आप किसका करना है, लसअप। b का गुणा किया 1 से तो क्या आया b, अब 1 का गुणा तिरछा करेंगे, 1 का गुणा a से किया तो a। अब देखो b का गुणा 3 से किया तो 3b, ठीक है। अब देखो आपके, अब देखो अभी भी आपके देखो 2 आपके परिमेय है ना, तो 2 को भी उस साइड भेजेंगे तो परिमेय अपरिमेय एक साइड हो जाएगा, परिमेय एक साइड, तो ये 2 को उस साइड भेजा तो देखो ये हो जाएगा √5 बराबर, देखो इस साइड √5, अब ये 2 को उस साइड भेजा तो क्या हुआ a माइनस 3b। अब ये गुण में था उस साइड गया तो भाग में, यानी 2b। अब देखो अपरिमेय एक साइड हो गया और परिमेय आपका एक साइड हो गया। तो आपको पता है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते, तो अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के। अब दोनों बराबर नहीं है तो आपको पता है कि ये विरोधाभासी कथन है, ये विरोधाभासी कथन है, हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या। तो आपको क्या करना, कोई भी संख्या को a बटा b के बराबर लिखना है। फिर देखो 3 था आपका परिमेय को पहले इस साइड भेजा, इसका लसअप किया, फिर 2 भी था आपका परिमेय, उसको भी इस साइड भेजा, यानी अपरिमेय एक साइड हो गया, परिमेय एक साइड हो गया। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते और आपका ये इससे सिद्ध हो गया कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए आपका सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है। तो आपका देखो √2, ये थोड़ा उससे अलग है, अभी सवाल किए सारे उससे ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना, ये भी परीक्षा में आ सकता है। तो √2 आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आपको देखो क्या करना, मानना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। तो देखो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो देखो परिमेय संख्या है तो इसको भी किसके बराबर लिखना है, √2 बराबर a बटा b, जहाँ देखो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, a और b का एचसीएफ 1, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी a और b क्या आपकी सहभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ आपका एचसीएफ 1 आया, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, a और b में कोई कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है, और हमें इसका विरोधाभासी उल्टा लाना है कि कॉमन लाना है, a और b का कॉमन लाएंगे तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आपका कोई कॉमन नहीं है 1 का मतलब। अब देखो अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो दोनों साइड वर्ग करेंगे, इस साइड और इस साइड, तो देखो √2 का वर्ग करेंगे यानी √2 गुणा √2 तो क्या आ जाएगा 2, वर्ग करेंगे तो 2, और इसका a का वर्ग करेंगे तो a², और b का वर्ग करेंगे तो b², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो देखो 2 का गुणा b² से किया तो 2b² बराबर आपका a², तो देखो b² बराबर ये आपका a²। अब 2 देखो गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, अब इसका मतलब क्या है, यानी 2 का भाग जा रहा है a² में, देखो b² बराबर a² बटा 2, अब इसका मतलब है कि a² में 2 का भाग जा रहा है तो a में भी तो 2 का भाग जाएगा, तो आपका a 2 से विभाजित है, क्या लिखेंगे, आपका a 2 से विभाजित है। अब आपका देखो a 2 से विभाजित है यानी a में 2 का भाग दे सकते हैं, a² में दे सकते हैं तो a में भी 2 का भाग दे सकते हैं। अब क्या करना आगे देखो, अब आपको a के बराबर आपको 2c मानना है, अब यहाँ 2 था तो 2c माना, अगर यहाँ √5 होता तो 5c, अब कोई भी हो इसमें बराबर में सब में यही मानना, a बराबर 5c या 2c, 2 था तो हमने क्या माना 2c। अब वापस वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो देखो वर्ग करेंगे तो a² बराबर आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब देखो 2 साइड वर्ग करें, a का स्क्वायर तो a² और 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c², ठीक है। अब ये मान रखेंगे समीकरण, ये वाला समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 कौन सा है, ये रहा, b² बराबर a² बटा 2, तो देखो b², ये आपका समीकरण 1 है। अब a² की जगह क्या है 4c², तो यहाँ रखेंगे 4c² बट्टे में 2, अब देखो 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, तो ये आ जाएगा b² बट्टा b² बराबर 2c², अब 2 इसके गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, ये आपका c², ठीक है। अब देखो ये 2 गुणे में था उस साइड भेजा तो भाग में, तो b² बट्टा 2 बराबर c², अब देखो b² में 2 का भाग जा रहा है, b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा, अतः आपका b भी 2 से विभाजित है, देखो आपका a 2 से विभाजित था और b भी आपका 2 से विभाजित है, अतः a व b के उभयनिष्ठ, a एवं b की उभयनिष्ठ संख्या 2 है। देखो यहाँ हमने देखो पहले बताया था कि a और b का कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन हमने यहाँ देखो a में भी 2 का भाग जा रहा है, b में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी हमने उभयनिष्ठ संख्या लाई आपके 2, और यहाँ है नहीं होनी चाहिए, अतः ये विरोधाभासी कथन है, ये विरोधाभासी कथन है, इसलिए √2 एक
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो आपके ये सिद्ध हो गया कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो आपको अब ऐसा सवाल आया कि सिद्ध कीजिए कि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको भले यहाँ √2 आए, यहाँ पे √3 आए, √5, सब में ये स्टेप है, सब में सेम करना है। अगर ऐसा सवाल आए सिर्फ रूट वाला कि √7 हो या √5 या √3, तो आपको क्या करना है, उसको पहले परिमेय मानना है, फिर इसको a/b के रूप में लिखना है, फिर इसका वर्ग करना है, और फिर देखो आपको वर्ग करके उस साइड भेजेंगे, यानी a² में 2, यानी a में 2 का भाग जा रहा है। फिर आपको वापस भले यहाँ 2 हो या 5 हो या 3 हो, तो आपको a बराबर, यहाँ 3 होता तो 3 सी मानते हैं, 5 होता तो 5 सी, फिर वर्ग करना है, फिर ये मान समीकरण 1 में रखना है, यानी b² में 2 का भाग चला जाएगा। यानी देखो a और b का दोनों का कॉमन क्या है, 2, दोनों का उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 2, अतः ये विरुद्धाभासी कथन है, इसलिए सिद्ध होता है कि √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे सिद्ध करना है।